है गाइस, अंकित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके विथ अंकित में। तो दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा गैप हो गया, लेकिन अब कोशिश करेंगे रेगुलर रहने का। तो देखिए, हिस्ट्री में अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था। हम लोग लगभग 4 से 5 क्लास शायद कर चुके हैं। इसमें हम लोग इतिहास के शुरुआती चरण के बारे में देखे थे। जैसे कि देखिए, इतिहास को हम लोग मुख्य रूप से 3 भागों में बांटे थे: प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। जिसमें हम लोग प्राक ऐतिहासिक तो पढ़ लिए थे। प्राक ऐतिहासिक के अंतर्गत क्या था, तो पूरा पाषाण काल था। पाषाण काल जो आ जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये सब के बारे में हम लोग देख लिया था। प्राक ऐतिहासिक काल में हम लोगों ने देखा था कि उसका कोई भी स्रोत हम लोगों को नहीं मिलता है सिवाय अभिलेख के। इसके बाद हम लोगों ने देखा था आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में क्या देखे थे कि हम लोग सिंधु सभ्यता, स्पार्टा की सभ्यता, लोथल, मोहनजोदड़ो, रंगपुर, ये सब के बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक पढ़ लिया था। उस समय के बारे में क्या देखा कि उस समय के लोगों को लिखना पढ़ना तो आता था, लेकिन क्या लिख करके गए ये चीज हम लोग अभी तक जान नहीं पाए हैं। उसके बाद हम लोगों को आता है ऐतिहासिक काल। देखिए दोस्तों, अब जो हम लोगों को मुख्य रूप से जो पढ़ना है वो ऐतिहासिक काल के बारे में ही पढ़ना है। तो देखिए, ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोगों को लिखित स्रोत मिलता है और इसे हम लोग पढ़ा भी जा सकता है। जैसे देखिए, ऐतिहासिक काल के बारे में अगर कहा जाए तो वेद पुराण ये सब जितने भी हैं ये ऐतिहासिक काल में ही लिखे गए थे। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल या प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में कहा जाए तो प्राक ऐतिहासिक काल में लोगों ने कुछ पढ़ना लिखना नहीं जानता था। आद्य ऐतिहासिक काल में उन लोगों ने लिखा तो, लेकिन क्या लिखा उस भाषा का अभी तक हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। अभी तक इतिहासकारों ने समझ नहीं पाया है, पढ़ नहीं पाया है। लेकिन ऐतिहासिक काल के बारे में देखा जाए तो इस समय को हम लोग जो इतिहास का स्रोत है वो हम लोग लिखित मिलता है, और जो लिखित मिलता है उसे हम लोग पढ़ा भी जा सकता है, हम लोग पढ़ भी सकते हैं। तो मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं कि ऐतिहासिक काल में वैदिक काल से लेकर के अब तक का समय रखा गया है। तो कहें कि अब तक ये भी इतिहास में है, तो देखिए, हाँ, ये भी, इसे भी हम लोग इतिहास में डाल सकते हैं जब तक कि कोई बड़ा घटना ना हो जाए। ठीक है, जैसे कि अभी देखिए कि रूस यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है अभी। अगर ये खत्म हो जाएगा तो वो भी कभी ना कभी इतिहास के ही पन्नों में आ जाएगा। देखिए, म्यांमार में तख्ता पलट हो गया है, तो ये भी कुछ दिन के बाद अगर नॉर्मल हो जाता है स्थिति तो भी इतिहास में हम लोगों को वो सब पढ़ने को मिलेगा। चलिए, तो देखते हैं कि ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोगों को कहाँ कहाँ से पढ़ना है और कहाँ कहाँ से स्रोत मिलता है। तो देखिए, पहली बात तो कि ऐतिहासिक चीजों में हम लोग पुरातात्विक स्रोत से हम लोगों को मिलता है इसके बारे में जानकारी। पुरातात्विक कहने का मतलब 2 भागों में, सिक्का और अभिलेख है। जैसे कि मान लिया जाए कि मौर्य काल की बात कर रहे हैं, तो मौर्य काल में बहुत सारे अभिलेखों का हम लोगों ने खोज किया है, तो वो सब के बारे में हम लोग पुरातात्विक स्रोत से इतिहास के बारे में जानकारी पा लेते हैं। उस समय का सिक्का, मौर्य साम्राज्य का सिक्का हो गया या फिर मुगल साम्राज्य का सिक्का हो गया, तो उस समय का जो सिक्का मिला है वो भी पुरातात्विक स्रोत में ही के ही अंतर्गत आएगा, और उससे भी हम लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद क्या देखते हैं, विदेशी यात्रा। विदेशी यात्रा में हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारे विदेशी व्यापारी या विदेशी दूत भारत में आए थे, जैसे कि अलबरूनी, जैसे कि मेगास्थनीज, हेनसांग, फाहयान, तो ये सब आया था। और वो सब जब आए तो वो सब कुछ न कुछ लिख कर गए हैं भारत के बारे में, तो वो सब भी हम लोगों को भारत के बारे में जानकारी उन लोगों की किताब से भी हम लोगों को मिलता है, जो कि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। हालांकि ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा भी जानकारी दे रहे हैं, अब ये सब को हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ी बात होती है साहित्य के बारे में। ठीक है, तो साहित्य के स्रोत से हम लोगों को भी ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलता है। तो साहित्य में भी 2 प्रकार का साहित्य आ जाएगा, एक हो गया धार्मिक और एक हो गया गैर धार्मिक। देखिए, धार्मिक तो हो गया जो धर्म से रिलेटेड है, हिंदू हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, मुस्लिम हो गया, ये सब जो बौद्ध से संबंधित है। लेकिन गैर धार्मिक वैसी किताबों के बारे में बात करेंगे जो किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है, जैसे कि
चाणक्य ने लिखा है अर्थशास्त्र, तो इसमें किसी भी धर्म के बारे में जानकारी नहीं मिला है। तो वो सब कैसी की साहित्य हो जाएंगे, कैसे बुक हो जाएंगे, गैर धार्मिक बुक हो जाएंगे, गैर धार्मिक साहित्य हो जाएंगे। धार्मिक साहित्य की अगर बात किया जाए तो इसे भी दो भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण साहित्य और गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है और गैर ब्राह्मण जो कि हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है। तो ब्राह्मण बाद में भी अगर देखा जाए तो ब्राह्मण साहित्य में भी देखिए ढेर सारे मतलब खंड में बांट दिया गया है, जैसे कि वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य। महाकाव्य की संख्या 2 है, वेदों की संख्या क्या है हम लोग विस्तृत रूप से सब देखने वाले हैं। तो देखिए वेदों की संख्या 4 है, आप लोगों को पता होगा। तो वेद, वेदांग, उपवेद, पुराण, उपनिषद और महाकाव्य, ये सभी हम लोगों को धार्मिक के अंतर्गत साहित्य के श्रेणी, और ये सबसे भी हम लोगों को हमें इतिहास का पता चलता है। इसके बाद अगर गैर ब्राह्मण को देखा जाए तो गैर ब्राह्मण में मुख्य रूप से हम लोग 2 चीजों को रखते हैं। अच्छा, आप लोग कहिएगा ठीक है इससे मुस्लिमों क्यों नहीं रखें, तो देखिए भारत में मुस्लिमों का प्रचार प्रसार बहुत देरी से हुआ है, वो विदेश से आए थे, ठीक है ना, विदेश से जब आए थे तब। लेकिन उन लोगों को आने से पहले हम लोगों के यहाँ जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ठीक है, पारसनाथ, ये सब, ऋषभ देव, बौद्ध धर्म की बात किया जाए तो महात्मा बुद्ध, ये सब बहुत पहले से हैं। भारत में मुस्लिमों का आने से बहुत पहले से है ये सब। तो गैर ब्राह्मण साहित्य में हम लोग जैन और बौद्ध को रखते हैं। तो बौद्ध धर्म में भी कुछ किताब हो गए, जैसे कि त्रिपिटक के अंतर्गत आ गया सूत पिटक, अभिधर्म पिटक, अशोक पिटक, ये सब गैर ब्राह्मण के अंतर्गत आ गया है। तो देखिए अब हम लोग ये सब को पूरी विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। अब मुख्य रूप से देखिए इतिहास जो होता है वो सही मायने में कहिए तो यहीं से शुरू हो गया है, ठीक है। और हालांकि इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे तो वहां से इतिहास तो सही माने तो शुरू तो हो गया है बहुत पहले से ही, जैसे कि हम लोग पूरा पाषाण काल से ही देख रहे हैं। लेकिन हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, जितना क्वेश्चन आता है उतना हमने बतला दिया है वो, जो कि काफी होगा। तो चलिए इसको हम लोग आगे देखते हैं कि कहाँ से क्या होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग कुछ सिक्के के बारे में अब अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए पहली बात तो ये देखिए कि सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सिक्का का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स, याद बोलिएगा, न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्के का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स। क्वेश्चन 1-2 घुमा फिरा कहीं कभार आ जाते हैं कि सिक्के का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो न्यूमिस्मेटिक्स। तो देखिए किस किस समय में कौन कौन सा सिक्का प्रचलन में आया, ये सब हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ पे देख लेते हैं, संक्षेप में देख लेते हैं। लेकिन जब हम लोग ये सब काल के बारे में जब पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक तो वहां भी देखेंगे। बस यहाँ पे बस खाली ओवरव्यू सिक्के के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए सिंधु सभ्यता में टेराकोटा का सिक्का का प्रयोग होता था। टेराकोटा का सिक्का का प्रयोग कब होता था, तो सिंधु सभ्यता में। और ये टेराकोटा जो होता था सिक्का, ये मिट्टी का बना होता था दोस्तों। किस का बना होता था, तो टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना होता था। तो आप लोगों को याद रखना है कि टेराकोटा का सिक्का का प्रयोग कब होता था, तो सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता में किस प्रकार का सिक्का, तो टेराकोटा का सिक्का। चलिए आगे देखते हैं मौर्य काल के बारे में। तो मौर्य काल में हम लोग देखते हैं कि आहत या पंचमार्क का सिक्का का प्रयोग होता था। तो आहत या पंचमार्क के सिक्के का प्रयोग कब होता था, तो मौर्य काल में। और यहाँ पे जो आहत या पंचमार्क है इसमें लिखावट नहीं रहता था। जैसे अभी हम लोग अगर देखते हैं 10 का सिक्का या जो भी है सिक्का, 10 का, 5 का, 2 का, 1 का जो भी है, तो उस सिक्के में कुछ न कुछ छापा हुआ रहता है, यानी चित्र भी रहता है और लिखा हुआ भी रहता है, रुपया, पैसा, ऐसा कुछ लिखा हुआ भी रहता है। लेकिन जो पंचमार्क या आहत जिसको कहते हैं, उसके समय में उस सिक्के पर लिखा हुआ कुछ नहीं रहता था, सिर्फ और सिर्फ चित्र बना रहता था, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आहत या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग किस काल में हुआ करता था, तो मौर्य काल में। और दूसरी बात और याद रखना है कि आहत या पंचमार्क जो था ये पहला धातु का सिक्का था। तो ये भी आप लोग याद रखिए कि पहली बार धातु का सिक्के का प्रयोग कब हुआ था, तो मौर्य काल में हुआ था। हालांकि इससे पहले हम लोग देखें सिंधु सभ्यता में तो वहां तो टेराकोटा था, मिट्टी का बना हुआ था, तो मिट्टी तो कोई धातु है नहीं। आगे देखते हैं कि मौर्य काल में पर्ण सिक्के का प्रयोग होता था। पर्ण एक प्रकार का सिक्का था जो कि चांदी का बना होता था, लेकिन ये ज्यादा प्रचलन में नहीं था, ठीक है। ज्यादा प्रचलन में जब गुप्त काल में आए तब हम लोगों को चांदी का सिक्का प्रचलन में आया। लेकिन मौर्य काल में जो पर्ण जो था चांदी का सिक्का, ये ज्यादा प्रचलन में नहीं था। लेकिन फिर भी याद रखिए कि पर्ण सिक्के का प्रयोग किस काल में, तो मौर्य काल में।
अब हम लोग देखते हैं सातवाहन। ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि शीशे का सिक्का कौन से वंश में चलाया गया, किस काल में चलाया गया था, तो सातवाहन काल में। तो सातवाहन काल में सिक्के का सिक्का का प्रयोग हुआ था, शीशे का सिक्का चलाया गया था। आगे देखते हैं कि यूनानी शासकों द्वारा भारत में बहुत सारे विदेशी शासकों द्वारा आक्रमण किया गया। तो जब यूनानी शासक आए तो पहली बार सोना के सिक्का का प्रयोग किया भारत में, ठीक है। तो भारत में पहली बार सोने का सिक्का का प्रयोग किसने किया, तो यूनानी शासकों के द्वारा किया गया था। आप लोगों को याद रखना है। लेकिन शुद्ध सोना बोला जाए, पहली बार सोना यूनानी शासक, शुद्ध सोना कुषाण शासक, ठीक है। शुद्ध सोना अभी के अगर बात किया जाए तो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट, लेकिन 24 कैरेट सोने का कोई भी चीज बनाया नहीं जा सकता है। तो शुद्ध सोने का सिक्का का पहली बार प्रयोग कब किया गया था, तो कुषाण शासकों द्वारा। लेकिन पहली बार सोने का सिक्का का प्रयोग कब किया गया था, तो यूनानी शासकों द्वारा। लेकिन बोला जाए कि सर्वाधिक मात्रा में सोना, ध्यान दीजिए, तो सर्वाधिक मात्रा में सोना या फिर सर्वाधिक अशुद्ध सोना, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में या सर्वाधिक सोने का सिक्का किसके काल में चलाया गया था, तो गुप्त काल के समय में। अब देखिए, यदि कोई भी चीज अगर अब ज्यादा से ज्यादा अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं लोगों में, तो उसमें थोड़ा ना थोड़ा सा आप लोगों को मिलावट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, गुप्त काल में सर्वाधिक मात्रा में सोने का सिक्का का प्रयोग होने लगा, और सर्वाधिक सोने का सिक्का का, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हम इसको सुधार करते हैं। सर्वाधिक अशुद्ध होगा, अशुद्ध छूट गया है, ठीक है। यानी कि देखिए, ज्यादा से ज्यादा सोने का सिक्का का प्रयोग होने लगा तो उसमें अशुद्धियां भी आने लगी, अशुद्धियां भी मिलाया जाने लगा, ठीक है ना। तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में एवं सर्वाधिक अशुद्ध सोने का सिक्का का प्रयोग किस काल में, गुप्त काल में। और कभी कभार गुप्त काल में ना इसका राजा का नाम पूछ लेता है, तो कौन सा राजा था उस समय, तो स्कंदगुप्त। तो सोने का सिक्के के बारे में 3 चीज याद रखिएगा। पहली बार सोने का सिक्का का प्रयोग किया गया यूनानी शासकों द्वारा, शुद्ध सोने का सिक्का का प्रयोग किया गया कुषाण शासकों द्वारा, सर्वाधिक मात्रा में सोना का सिक्का गुप्त काल, सर्वाधिक मात्रा में अशुद्ध सोने का सिक्का तो वो ही गुप्त काल। और उस समय इस दोनों के समय कौन था, तो स्कंदगुप्त था, ठीक है। पहली बार अगर देखें कि चांदी का सिक्का का प्रयोग कब हुआ था, तो मौर्य काल में। लेकिन चांदी का सिक्का प्रचलन में कब आया, ठीक है, प्रचलन में कब आया, तो वो भी गुप्त काल में आया था। और उस समय राजा कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। तो सबसे चांदी का सिक्का प्रचलन में कब आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, गुप्त काल में। इसके बाद क्या देखते हैं कि मयूर शैली का सिक्का, ठीक है, मयूर शैली, मोर जैसा कुछ उस पर फोटो बना होता था। तो मयूर शैली का सिक्का किसके काल में आया था, तो गुप्त काल में। और उसमें राजा कौन था, तो समुद्रगुप्त था। कौड़ी का उपयोग, कौड़ी आप लोग शायद देखे होंगे, एक नदी का एक पौधा जीव होता है छोटा सा, मेरे पास होता तो दिखा देते हैं, है रखा हुआ, ठीक है। तो कौड़ी का प्रयोग इसका होता था किस काल में, तो गुप्त काल में। देखिए, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो गुप्त काल के बारे में क्या आप लोगों को ध्यान देना है कि सबसे सर्वाधिक मात्रा में एवं सर्वाधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में। राजा कौन था उस समय, स्कंदगुप्त। चांदी का सिक्का प्रचलन में आया किसके काल में, गुप्त काल में। उसके राजा कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। मयूर शैली का सिक्का, तो मयूर शैली का सिक्का समुद्रगुप्त के समय में। कौन सा काल, तो गुप्त काल में। और कौड़ी का प्रयोग ये भी आया गुप्त काल में, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, हालांकि ये तो हुमायूं के समय में चमड़े का सिक्का का प्रयोग हुआ था, ठीक है। हालांकि वो हुमायूं ने नहीं बनाया था, एक व्यक्ति था शिहाबुद्दीन। तो हुमायूं ने एक दिन के लिए हुमायूं ने शिहाबुद्दीन को शासक बनाया, राजा बनाया था। तो उसने क्या चालू किया था, तो चमड़े का सिक्का चालू किया था। तो आप याद ये रखिएगा कि किस काल में, तो मुगल काल में। हालांकि हुमायूं तो मुगल काल का ही तो शासक था ना। तो चमड़े का सिक्का मुगल काल में, हुमायूं के काल में। और किसके द्वारा चलाया गया था, तो शिहाबुद्दीन के द्वारा। तो इतना क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ शेर शाह सूरी के बारे में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शेर शाह सूरी के बारे में और गुप्त काल के बारे में, हालांकि थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो शेर शाह सूरी के समय में ही रुपये का प्रारंभ किया गया। देखिए, रुपये का प्रारंभ कहाँ हुआ था, शेर शाह सूरी के समय में, यानी कि उस समय। और अभी तक हम लोग भारत में रुपया का ही प्रयोग कर रहे हैं, समझे।
उसके बाद दाम का प्रारंभ किया था। अच्छा, दाम जो होता था वो तांबा का सिक्का होता था। हालांकि हम लोग अभी भी अपने बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि हाँ इस चीज का कितना दाम है, तो हम लोग बोलचाल में प्रयोग कर देते हैं, लेकिन दाम जो है वो तांबे का सिक्का हुआ करता था दोस्तों। किसके काल में? शेरशाह सूरी के काल में, जो शेरशाह सूरी चलाया था। और हम लोग आज भी इसका प्रयोग करते हैं बोलचाल की भाषा में। और क्या था? असरफी। असरफी क्या बोलेंगे? तो सोने के सिक्के को क्या बोलेंगे? असरफी बोलेंगे। तो असरफी का प्रयोग किसने किया था? वो भी शेरशाह सूरी ने ही किया था। तो दोस्तों इतना हो गया। अब हम लोग आगे अगले क्लास में देखेंगे। एक ही क्लास में ज्यादा लोड देना, प्रेशर देना ठीक बात नहीं है। तो ये देख लीजिएगा कि शेरशाह सूरी के समय में रुपये का प्रारंभ हुआ, दाम का प्रारंभ हुआ। दाम तांबे का सिक्का होता था। असरफी का प्रारंभ भी शेरशाह सूरी के समय में हुआ, जो कि असरफी सोने का सिक्का हुआ करता था। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।